Hi, today we will discuss the solution of simultaneous equation, right, using the rank method. So, suppose we are given these equation. The equations are suppose a11x, b1, a11 x1, a12 x2, a1 n xn, b1, right? Similarly, the other equation is b21 x1, a22 x2, a2n xn, b2 and so on. So similarly, AM1x1, AM2x2, AMN BMN. So how many equations are these? These are in M in number 1, 2. Similarly, here you'll get 3 and so on. And this is the mth equation. Right now, this is the mth equation. So how many equations are there? M equations are there. How many equations are there? M equations are there. And how many variables are there? Unknowns are there. X1, X2, Xn. So these are the n unknowns. So M equations and n unknowns. Right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इमेजिन कर पाओ, विजुअलाइज कर पाओ, उसके लिए मैं क्या करता हूं, 3 इक्वेशंस ले लेता हूं. a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, राइट. a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. जो हम लोग अभी सीखेंगे ना लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स के लिए सीखेंगे और 3 इक्वेशंस भी होंगी. तो इसको आप ऐसे समझ लो. एंड ये जो मैंने बात की है वो जनरल इक्वेशन के लिए की है ना. इन जनरल देयर में बी m इक्वेशंस, n अननोन्स. सो m may be bigger than n, m may be equal to n, m may be less than n. तो अभी जो हम लोग बात करेंगे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, we will do it for the we will do it for the 3 equations and 3 unknowns. तो लेकिन जो जनरल टॉक होगी हम लोग सभी साथ साथ सीखते जाएंगे. सो हमारे पास ये m इक्वेशंस है, n वेरिएबल्स हो गए, m इक्वेशंस एंड n unknowns है ना. x1 x2 x2 x1 x2 x3 सॉरी xn are n unknowns. सो m नॉन होमोजेनियस इक्वेशन एंड n, राइट. अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट डाउन इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म. तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए, जो किससे बनी है, इट हैज फॉर्म फ्रॉम द कोफिशिएंट्स. ये जो कोफिशिएंट्स थे ना, a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn, इनको यूज करके वी हैव यूज दिस टू फॉर्म अ मैट्रिक्स. अब वो मैट्रिक्स यहाँ पे a11 a12 एक्सेट्रा. सिमिलरली लास्ट वन इज am1 am2 amn एक्सेट्रा. ऐसे हमने एक मैट्रिक्स लिखी. और एक और मैट्रिक्स जो है वहां पे वो है मैट्रिक्स बी. बी क्या है? बी जो मैट्रिक्स है ना वो ये b1 b2 और bm को लेकर के फॉर्म की गई. b1 b2 एंड सो ऑन bm. ठीक है, एक और मैट्रिक्स. और एक ये अननोन्स जो है ना उसकी मैट्रिक्स है, वो कैसी है, x1 x2 एंड सो ऑन xn. तो यही बात अगर हम लोग इस तरह से हम लोग डिनोशन कर दें तो उस केस में है ना, उस केस में इसकी ये जो इक्वेशंस हैं दे विल अपीयर लाइक दिस. ए हमारे पास ऐसा दिखाई देगा, x विल अपीयर लाइक दिस, b विल अपीयर लाइक दिस. एंड दैट इक्वेशन जो हमने वो जो n इक्वेशंस लिखी थी है ना, उनको हम लोग फिर लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में. दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? जो अभी हमारे पास ये इक्वेशंस थी, इसी का वो मैट्रिक्स फॉर्म है. विच वन इज द मैट्रिक्स फॉर्म? दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म. ax is equal to b is the matrix form of the equation. तो एक बार हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना. एक बार ये लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट और है जो कि हमें सीखना चाहिए. वो है कि ये जो मैट्रिक्स ए था और बी था, दोनों को कंबाइन करके, है ना, दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या करेंगे,
दोनों को कंबाइन करके हम एक नया मैट्रिक्स लिखेंगे। देखो आप यहां देखोगे तो ये मैट्रिक्स ए है और इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स बी है। तो अगर ए और बी को हम लोग कंबाइन कर दें, है ना, ए और बी को कंबाइन कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक नया मैट्रिक्स ये वाला आ जाएगा, जिसमें कि ये वाला पार्ट ए का है और ये वाला पार्ट बी का है। क्लियर है ना, ये वाला पार्ट ए का, फर्स्ट वाला पार्ट ये जो ए है और ये बी है। तो दोनों को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो ये जो मैट्रिक्स बना, कई बार ऐसा लिखा होता है ए, ऐसे करके लिखा होता है ए, या फिर स्पेस देकर के, या फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे भी लिखते हैं, है ना, कि ये हो जाएगा मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होता है। ठीक है ना। एक बार अगर हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग इस मैट्रिक्स को हम लोग चेंज करते हैं, है ना, चेंज करते हैं। इस मैट्रिक्स में हम लोग चेंजेस करते हैं। वो क्या चेंजेस हैं कि इस मैट्रिक्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, एक्लॉन फॉर्म। अभी बात करता हूं एक्लॉन फॉर्म क्या है। एक्लॉन फॉर्म में हम इसको रिड्यूस करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है बट वी विल नॉट डू दैट। और आफ्टर रिड्यूसिंग दैट हम लोग क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए बी को, रैंक ऑफ ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और रैंक ऑफ ए को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल कंपेयर दीज टू। ठीक है, कंपेयर करेंगे एंड वी विल सी कि रैंक ऑफ ए गिवन बी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी या रैंक ऑफ ए, उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, वो ये है कि एक बार हम लोगों ने ये कर लिया, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जब हमने कैलकुलेट किया, एंड इफ वी ऑब्जर्व, अगर हम ये ऑब्जर्व कर दें कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी, बिकॉज इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। बट इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है एंड इट इज इक्वल टू आर है, इक्वल टू आर है, और ये m क्या था, नंबर ऑफ इक्वेशंस थी, उससे छोटा होना चाहिए, तब उसके सॉल्यूशन होंगे। वो सॉल्यूशन होंगे व्हेन r इज लेस देन m। मतलब जब रैंक आई है, रैंक ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, जो m क्या था, नंबर ऑफ इक्वेशंस थी, अगर रैंक नंबर ऑफ इक्वेशन से कम आ गई तब तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बस केस ये हमें देखना है कि अगर r की वैल्यू n के इक्वल है, व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स है ये, है ना, नंबर ऑफ अननोन्स है। अगर n के इक्वल रैंक आ गया तो उस समय यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर r की वैल्यू लेस देन n आई तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज द थ्योरी पार्ट, दिस इज द थ्योरी पार्ट। और इसको आप बार बार इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मूव करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन आया था जेई मेन में। जेई मेन में ये कब, इसी ईयर का क्वेश्चन है। इट वाज आस्क्ड इन जेई मेन 2026, 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में we have to answer the value of alpha and alpha such that this system of equation has no solution, इसका कोई solution exist नहीं करना चाहिए, right ना। तो what we will do, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिला करेगा, आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी था, यू विल राइट डाउन दैट ओनली। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी यहां पे जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले ए को लिखते हैं। सो ए में यहां पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या 3, और यहां 1 है, यहां 4 है। इसी ऑर्डर में अभी आप लिखो 3 1 4। फिर ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें क्या है, उसमें है 2 अल्फा माइनस 1 1
1। ये तो हो गया कौन सा, ये हो गया ए का पार्ट। बी का पार्ट क्या है, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं सो दैट आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। जनरली ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है ना कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि ये एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। तो एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें कि अगर हम लोग ये रो रिडक्शन का जो प्रोसेस करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद सपोज हमारे पास कुछ जीरो रोज आती हैं। जीरो रोज क्या होती हैं, रोज जिसमें कि सभी एलिमेंट कैसे हो जाएं, सभी एंट्रीज जीरो हो जाएं। तो सपोज हमारे पास ऐसा एक जीरो रो आया, हो सकता है एक और जीरो रो आ जाए, लाइक दिस, है ना, पॉसिबल है। और फिर इसके बाद क्या हो जाए, अब क्या होना चाहिए, तो जितने भी जीरो रोज आए ना, और ये जीरो रोज कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3-4 जीरो रोज भी हो सकते हैं, क्यों नहीं, पॉसिबल है ना। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप ये मैट्रिक्स बनेगा, तो मैट्रिक्स में आप ऊपर की तरफ जाओगे। अब क्या होगा, ये वाली जो रो है ना, ये वाली रो जीरो रो नहीं है, बिकॉज इसमें एक नॉन जीरो एंट्री 2 है। तो आपने यहां पे देखा ये 2 एक नॉन जीरो एंट्री है, उससे पहले जीरो है। तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन है, वो 2 है। उससे पहले कितने जीरो हैं, एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, राइट ना। तो इस केस में अभी हम लोग क्या देखेंगे, 2 से पहले कितने जीरो, 3 जीरो। नाउ अब 3 जीरो को अब हम लोग 2 जीरो ऐसे रखते हैं, फिर यहां पे -1 3 कर देते हैं। तो ये -1 फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है इस रो की। तो अब क्या हो जाएगा, इससे पहले कितने जीरोस हैं, अब 2 जीरोस है। यहां 3 जीरो था, यहां पे 2 जीरो है। और ऊपर आते हैं हम लोग, सपोज यहां पे 5 हो जाता, 3 हो जाता, और यहां जीरो हो सकता है। लेकिन इस ये वाली जो रो है ना, इन दिस रो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 5, एंड बिफोर दैट हाउ मेनी जीरोस आर देयर, ओनली 1 जीरो, दिस जीरो इज देयर। और ऊपर वाले में सपोज ऐसा हो जाता 1 2 0 0 ये हो जाए। तो इस जीरो से जो कि नॉन जीरो एंट्री के बाद जो जीरो आते हैं उससे में मतलब नहीं है। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर आप इजीली बता सकते हो। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स है, तो इट इज 7x4, है ना। तो 7x4 कॉलम है, 7x4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 7x4 का मैट्रिक्स है। इसमें कितने जीरो रोज हैं, 3 जीरो रोज हैं। और कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है, 4 नॉन जीरो कॉलम्स है, नॉन जीरो रोज है, सॉरी। कितने जीरो रोज हैं, जीरो रोज 3 हैं। कितने नॉन जीरो रोज हैं, 4 नॉन जीरो रोज है। तो अब देखो, जब एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो उसमें होता क्या है, जितने भी जीरो रोज होंगे वो बॉटम में होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इज कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, तो ये जो जीरोस हैं इनका जो नंबर है वो डिक्रीज करना चाहिए। अभी 3 था, अब कितने हो गए, 2 हो गए, और अब कितना है, ये 1 है। तो इट इज डिक्रीजिंग बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। यहां पे तो जीरो हो गया, नंबर ऑफ जीरो जीरो है। यहां पे देखो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री -1 है, यहां फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 2 है। तो दो कंडीशन तो हमने देख ली, ऑल द जीरो रोज शुड बी इन द बॉटम, and as we move up in the matrix, number of zeros before the first non-zero entry should decrease। तो यहां पे डिक्रीज कर रहा है, यहां पहले 3 था, यहां 3 जीरोस, यहां 2 जीरो, यहां 1 जीरो, यहां 0 जीरो, एक भी जीरो नहीं है। तो ये अभी एक्लॉन फॉर्म जैसा बना, अभी एक्लॉन फॉर्म एग्जैक्टली उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट इसी की है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, बस एक कंडीशन और सेटिस्फाई हो जाएगी तो इट विल बी इन द एक्लॉन फॉर्म। क्या होना चाहिए ना, जो मैंने ये सर्कल कर रखा ना, ये सभी 1 होना चाहिए। तो यहां पे तो 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 5 को भी अगर हम 1 बना दें यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इस -1 को भी 1 होना चाहिए, इस 2 को भी 1 होना चाहिए। अगर ये हमने 1 बना दिया ना, तो इट विल रिड्यूस टू एक्लॉन फॉर्म। लेकिन अभी हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है, मतलब कि ये 1 नहीं रहेगा तो भी हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इतनी बात अगर हमें पता है तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली इन 2 और 3 स्टेप्स, ठीक है ना।
तो अभी हमें पता चल गया कि ये 1-1 नहीं भी होगा तो भी चलेगा, एक्चुअली 1-1 होता तभी एक्लॉन फॉर्म होता। सो कंडीशन क्या है, ऑल द जीरो रोज इन द बॉटम एज वी मूव अप इन द मैट्रिक्स द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री डिक्रीजेस। तो बस हम इतना ही ध्यान रखेंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहले तो, है ना, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले यहां पे इसको, है ना, हम डायरेक्ट लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, डायरेक्ट यही लिखेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखेंगे। अब उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का हम लोग रैंक निकालना शुरू करेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कहूंगा कुछ एक्सपीरियंसेस हैं टीचर्स के होते हैं, वो आपको बताते हैं, वो आप सीख जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखो ऐसे इस ऑर्डर में लिखा है ना, तो इस इक्वेशन को तो मैं यहां भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन को तो लिख ही सकता हूं ना, और इस इक्वेशन को मैं यहां लिख दूं। तो अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो ए मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, देखिए कैसा दिखेगा, 1 2 1 और यहां पे 4। ठीक है, फिर सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, सेकेंड रो में आ जाएगा 2 अल्फा -1 -3। और थर्ड रो में क्या आ जाएगा, थर्ड रो में वो 3xy + 4z आ गया था, तो 3 1 4 एंड 3। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक लाइन हमेशा ड्रॉ कर देते हैं जब मैट्रिक्स लिखते हैं। तो अब इसी में क्या करूंगा, मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा और ये लगाऊंगा आर R2 को मैं इंटरचेंज कर देना चाहता हूं R3 के साथ, है ना, R2 को इंटरचेंज करना चाहता हूं R3 के साथ, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो जो भी मैट्रिक्स आएगी दैट इज द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो एक बार हमने ये किया 1 2 1, लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, 4 और यहाँ पे 3 1, ये भी मुझे फर्स्ट स्टेप में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आप सीख गए तो आप ऐसे करना, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो जो मैंने कहा एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंसेस की बात कर दूं मैं, तो यहां पे मुझे 1 चाहिए था, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को ऊपर रख दिया। ये 1 बहुत यूटिलिटी वाला है ना, बहुत काम करेगा हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे ना, दूसरा काम करेंगे, इस 3 को 0 बनाएंगे, इस 2 को 0 बनाएंगे, तो ऐसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सो दैट दिस बिकम्स 0। ठीक है ना, तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि इसको 0 बनाना शुरू करता हूं। सो फॉर दैट पर्पस 3 को 0 कैसे बना सकते हैं, 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1, तो मतलब R2 पे क्या अप्लाई करोगे आप, R2 - 3 टाइम्स ऑफ R1, और साथ में ही R3 पे क्या अप्लाई कर दो आप, R3 पे अप्लाई कर दो, 2 है तो यहां 1 है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 टाइम्स ऑफ R1। तो जो हमें मिलेगा दैट इज द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट जो रो है वो तो अनऑल्टर्ड रहेगी, इट इज अनऑल्टर्ड, ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, है ना, और एक्लॉन फॉर्म होने के लिए ये दोनों 0 होना जरूरी है। और यहां पे क्या मिलेगा, वी विल गेट हियर -5, यहां पे मिलेगा 1 और यहां मिलेगा -3। कैलकुलेट करके देखो आप, 1 - 6, 4 - 3 टाइम्स ऑफ 1 1, है ना, 3 - 3 टाइम्स ऑफ 4, तो 3 - 12 इज -9। सिमिलरली अल्फा -2 टाइम्स ऑफ 2, तो ये अल्फा -4 हो गया। ठीक है, यहां पे सिमिलरली विल गेट -3 एंड हियर वी विल गेट -11। ठीक है, अब देखो मैंने फिर बोला ना कि एक्सपीरियंसेस काम आते हैं। अब क्या करो, इसको 0 बना दो, इसको 0 बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और क्यों अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें काफी कुछ आपको समझने की जरूरत है, इसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये 0 मैं क्यों बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं अभी कर रहा हूं ये कि R3 पे अप्लाई करने जा रहा हूं, R3 पे R3 प्लस, ठीक है, R3 पे अप्लाई करने जा रहा हूं R3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2। तो -3 में 3 टाइम्स ऑफ 1 करोगे, ये R3 पे करोगे तो ये 0 हो जाएगा। सो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो हम पहले लिखते हैं। तो ऑल्टरेशन जो हुआ है वो तो थर्ड रो में हुआ, तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, 1 2 1 4, देन 0 -5 1 9 आया। और जब हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैसा आ जाएगा, अल्फा -4, है ना, ये हमारे पास है अल्फा -4 और -3 टाइम्स ऑफ
-3 टाइम्स ऑफ 5 या +3 टाइम्स ऑफ -5 एक ही बात है, तो दिस विल बिकम अल्फा -19. सो दिस विल बिकम अल्फा -19. ये क्रूशियल है, ठीक है. और ये कैसा, ये तो हम जीरो देख के ही चल रहे थे. और -11 -3 टाइम्स ऑफ 9 -9 है ना. सो -11 -3 टाइम्स ऑफ 9 करेंगे तो इट विल बिकम सी -11 -3 नहीं +3 टाइम्स ऑफ -9 होगा, उसी माइनस को मैं इधर बोल रहा था. सो -11 -27, सो इट बिकम्स -38. तो यहां पे क्या मिलेगा, -38 मिलेगा, ठीक है ना, -38. सो दिस इज -38. अच्छा, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था वो क्या देखा था, लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि रैंक ऑफ ए अगर रैंक ऑफ ए बी से स्मॉलर हो जाए, है ना, तो नो सॉल्यूशन वाला केस होता है, नो सॉल्यूशन वाला केस है. तो यहां पे क्या सिमिलर केस हो गया, अगर मैं यहां पे अल्फा की वैल्यू 19 रख दूं तो ये जो ए का पार्ट है वो कैसा दिखाई देगा, 1 2 1 0 -5 1. This will become, this is 0 in fact. Now alpha -19 will become 0 और 0. पहले मैं इतना ही लिखता हूं, है ना, वो ऑगमेंटेशन वाला पार्ट, जो ऑगमेंटेड पार्ट है वो नहीं लिख रहा हूं, बी का पार्ट. तो यहां से आपको ए दिख रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2. क्योंकि दो रोज जो है ना, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, ये दोनों नॉन जीरो रो है. थर्ड रो जो है वो जीरो रो है. तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो गई, 2. तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, रैंक ऑफ ए, रैंक को रो से रो जो डेंसिटी के लिए होता है ना, वही नोशन हम लोग इसके लिए भी रखेंगे. रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो गया, ये साइड में लिख लिया. अब यहां पे अगर मैंने 4 9 और -38 लिख दिया आफ्टर राइटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 19, तो अब मैं पूरे रैंक ऑफ ए बी की बात करूंगा तो कितना आएगा, रैंक ऑफ, अच्छा ये बीच में लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं कई बार लिखते समय, अच्छे ऑथर्स जो होते हैं वो लिखते हैं. तो अब कई बार ऐसा भी होता है, ए डॉट बी भी लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे रैंक ऑफ, ऐसे लिखा ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो ए कॉलन बी ऐसा भी लिखते हैं. तो कहीं देखेंगे तो आप यही समझना, ये कुछ और नहीं समझना, सेम. कुछ लोग स्पेस दे करके लिखते हैं, तो अभी राइटिंग के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ए और फिर वर्टिकल लाइन देन बी. तो रीड कैसे करेंगे, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो वो कितना है 3. तो रैंक ऑफ ए बी के इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ. रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए है 2, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है कितना 3. सो 2 और 3 इक्वल नहीं है. ये कब हुआ, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 19. इसका मतलब अब जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन हो जाता है, नो सॉल्यूशन हो जाता है. तो नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट किया, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस विल हैपन, इट इज अल्फा इज इक्वल टू 90, ठीक है. तो अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता था, आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप ऐसा कर सकते थे कि ये जो आया ना 3 1 4, मतलब कि जो डिटर्मिनेंट आया 2 अल्फा -1 1 2 1, ये जो डिटर्मिनेंट है ना, जो कि आप क्रैमर्स रूल में सीखे हो, इस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बेटर तरीका है, इजियर तरीका है. इसको इक्वल टू 0 करोगे, आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 19, एक बार में ही आ जाता है. लेकिन इसमें फिर से ये तो हम लोग डी कैलकुलेट करते ना, हम लोग को फिर dx भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, dy भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, dz भी. And we will have to see, because there should not exist any solution, no solution exists. So therefore what should happen, at least one of these three should be non-zero. तो आप इसमें से चेक करोगे कि dx dy dz में से कोई एक नॉन जीरो है क्या. और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपको एक और डिटरमिनेंट यहाँ पे dx और dy और dz कोई भी आपको एक या एक से ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ सकता है, तो इट बिकम समवॉट लेंथियर. तो आई विल सजेस्ट दैट यूज रैंक मेथड, वो ज्यादा अच्छा होता है. सो मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई. सो नाउ ठीक है ना, सो इसका आंसर कितना हो गया, इट इज 19, ठीक है. अब मूव करते हैं हम लोग, आप पिछले क्वेश्चन को रिमाइंड करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है. और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम लोग अभी भी डिटरमिनेंट का मेथड करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, वी विल अवॉइड दैट। और उसी के शॉर्टकट के लिए हम ये बातें सीख रहे हैं। और उसमें मैंने 2-3 वर्ड यूज किए हैं, एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो अगर आपको इस तरह का टर्म से आप नहीं वाकिफ हो, नहीं जानते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, I'll make another video for that purpose, है ना। another video I'll upload that। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलो इस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या लिखा है, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बी सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दीज हैज नो सॉल्यूशन। लिखा है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करे। और ये किसमें आया था, जेईई मेन 2026 में, ये भी। तो जेईई मेन में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस तरह के, है ना, बहुत ही उनका बहुत ही पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप फिर से मैं वही कहूंगा कि आप तुरंत ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखो, है ना। और अभी हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग थोड़ा सा सीख चुके हैं तो और हमारे लिए इजियर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट करेंगे अब हम इसको। तो रैंक ऑफ ए बी कैसा हो जाएगा, 1 2। इसके लिए हमें पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये लिखना पड़ेगा, 2 1 अल्फा 5 देन 8 4 बीटा 18, ठीक है ना। और ऐसे लाइन ड्रॉ, कई बार डॉटेड लाइन ड्रॉ होती है ऐसे, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक्लान फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने कहा था कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको दिख रहे हैं, ये 1 होना चाहिए, है जैसा चाहिए। अब हम इसको 2 और 8 को पहले 0 बनाएंगे, है ना। तो ऐसे ऑपरेशन करेंगे जैसे कि वो 0 हो जाए, ठीक है ना। तो R2 पे क्या अप्लाई करोगे आप, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये 0 बनेगा। बाकी जो करस्पॉन्डिंग चेंजेस होंगे वो हम लिखेंगे। एंड R3 पे क्या करेंगे हम लोग, R3 पे करेंगे R3 माइनस 8 टाइम्स ऑफ R1। तो इससे इक्वल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। जब भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा। तो चेंजेस फर्स्ट रो में तो नहीं हुए हैं, तो 1 2 1 और यहां पे 5 आ गया, ठीक है। और ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बनने वाला। तो यहां पे क्या आने वाला, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, इट इज इक्वल टू -3। और यहां पे आएगा अल्फा -2, एक सेकेंड, है ना, अल्फा -2। एंड फिर यहाँ पे -10। फिर यहाँ पे R3 -4 -8 टाइम्स ऑफ 2, दैट विल बी 8 2 16, 4 -16 इज -12, है ना। फिर ऐसे ही बीटा -8 टाइम्स ऑफ 1, बीटा -8। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -22 ना, यस 22। अब हमें क्या बोला था, हमें ये बोला गया था कि कैसा होना चाहिए, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की बात बोली गई है। तो अब हमारे पास एक और है, जब भी हम लोग ये दोनों 0 बना लेना तो इसके बाद ये कोशिश करने, ये दोनों 0 आ गए। अब हमें ये कांस्टेंट दिख रहा होता तो इसको हमें 0 बनाना चाहिए, जो बन सकता है। अगर हम लोग क्या करें, R3 पे क्या, सॉरी, हाँ यस, R3 पे क्या अप्लाई कर दें, R3 प्लस R3 माइनस रादर ना, R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2, R3 माइनस 4 टाइम्स, -12 माइनस 3 इंटू 4, है ना। तभी तो ये क्या हो जाएगा, -12 + 12 आएगा ना। सो व्हाट वी विल डू, 4 टाइम्स ऑफ R2 करके वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम R3। तो आफ्टर डूइंग दिस, है ना, ऐसा करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, दिस विल रिड्यूस टू 1 2 1 5, क्योंकि फर्स्ट रो में तो कोई चेंज था ही नहीं। इनफैक्ट सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं था, 0 -3 अल्फा -2 -10, है ना, -10। और R3 कैसा हो जाएगा, 0, ये भी 0 बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, बीटा, अगर मैंने यहां पे इसको 4 टाइम्स किया, 4 2 8, 4 2 8, -8 कैंसिल हो गया। सो B -4 अल्फा, है ना, बी बीटा -4 अल्फा, सॉरी बी नहीं, बीटा -4 अल्फा होगा। सो इट इज बीटा -4 अल्फा, और ये लाइन ऐसे रहेगी। और -22 -4 टाइम्स ऑफ -10 विच इज इक्वल टू 18 ना, हाँ 18,
सो अब देखो, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए कि इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होने के लिए इसका रैंक जो होना चाहिए शुड बी स्मॉलर देन पूरे रैंक। अच्छा देखो, अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं, अगर मैं बीटा माइनस फोर अल्फा को मैं जीरो कर देता हूं, बीटा माइनस फोर अल्फा को अगर जीरो कर दिया तो होगा क्या, ये मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगी, 1 2 1, फिर 0 - 3 अल्फा -2, और ये कैसा हो जाएगा 0 0 0। अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं। तो रैंक ऑफ, फिर से रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए विल बी 2। और इधर जो ये वाले भी एलिमेंट लिख दूं मैं, 5 - 10 और 18, तो रैंक ऑफ ए बी कितना होगा, रैंक ऑफ ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि ये 18 है ना, नॉन जीरो है। सो देयर फोर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, और रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आया, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कितना आया, दैट विल बी 3, बट इट इज हैपनिंग फॉर बीटा माइनस फोर अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना, बीटा माइनस फोर अल्फा इज इक्वल टू 0। और हमें क्या कैलकुलेट करना था, बीटा बाई अल्फा। सो वी कैन राइट इट बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा, एंड देयरफॉर बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। सो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 4। ये भी क्लियर है ना, तो समझ में आया ना ये मेथड कितना इजी है ना, समझना कितना आसान है इसको। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यस, दिस वन, है ना, दिस वन। सो अगेन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब अभी दो क्वेश्चन नो सॉल्यूशन के थे, और ये वाला क्वेश्चन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगेन सी दिस, ये 2026 में 2 अप्रैल सेकंड शिफ्ट, ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछ लेते हैं ये वाले इस पे बेस्ड क्वेश्चन। आप जाके देखोगे, स्टडी करोगे तो ये ऑलमोस्ट हर पेपर में, हर सेशन में था। तो इसीलिए जो है ना, थोड़ा सा इस वाले पे आपको ध्यान रखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगेन फॉर दिस क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वी विल डू द सेम थिंग, है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी हम फिर से लिखेंगे, है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी फिर से लिखेंगे। तो अब तो मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। सो इट इज 1 5 6, और यहाँ पे 4, देन 2 3 4 7 1 6 A B। तो मैंने कहा ना एक्सपीरियंसेस, तो बच्चों आपको पता है ये 1 होना चाहिए, है ना, अब हमारे बड़े बच्चे भी देख सकते हैं, है ना। सो ये 1 होना चाहिए, है भी ये 1, है ना। अब हमारा एम क्या है, इसको और इसको 0 बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो R2 R2 पे अप्लाई करेंगे। R2 पे क्या अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 पे क्या अप्लाई करेंगे, सिंपली R3 - R1। ठीक है ना, R3 - R1। ठीक है, R2 पे अप्लाई किया, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, R3 पे अप्लाई किया, R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1। सो वी विल नॉट गेट इक्वल मैट्रिक्स, वी गेट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इस प्रोसेस में आपने देखा, मैंने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस किया, एक्लॉन फॉर्म में ले आए, तो रो रिडक्शन करते हुए ले आए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, और रो रिड्यूस करके उसको एक्लॉन फॉर्म में लाए, फिर उसका रैंक बोल रहे हैं कि जो उसका रैंक है वही रैंक इसका है। इनफैक्ट ऐसा होता है, जो भी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होती हैं जो रो रिडक्शन से मिलती हैं, सभी उन सभी मैट्रिसेस के रैंक सेम होते हैं। तो इसका अगर हमने रिडक्शन, ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसका रिडक्शन करके इक्लॉन फॉर्म में ले आएंगे, तो उसका जो रैंक होगा और इसका जो रैंक है वो सेम होगा। ओके, तो अगर मैं यहां पे इस बात को कर दूं, 1 5 6 और ये रहा 4, देन यहां 0 बनेगा, इसी को तो हमने टारगेट बनाया था। अब जरा यहां लिख लेते हैं, यहां पे क्या मिलेगा, 3 - 2 - 7, और यहां पे मिलेगा -8, 4 - 2 टाइम्स ऑफ 6, फिर 7 - 2 टाइम्स ऑफ 4, है ना, इट इज -1। अब थर्ड रो पे आते हैं, 1 - 1 सिंपली माइनस का, 6 - 5 इज 1, A - 6, ठीक है, B - 4, B - 4, B - 4,
4 ऐसा आया, ठीक है ना। अब हमें ए और ये a-6 है ना, हाँ a-6 है, ठीक है ना। अब हमें a-6 है और ये b-4 है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बोलना है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या था, जो हमारी थ्योरी थी उसमें क्या है, आप पलट के थ्योरी फिर देखेंगे कि रैंक ऑफ A matrix is should be equal to rank of augmented matrix AB, and it should be less than the number of unknowns. Number of unknowns यहाँ पे कितने हैं, 3 unknowns है, x y z है ना, 3 unknowns है, तो 3 से छोटा होना चाहिए, 2 हो जाए 1 हो जाए। तो अब हमें क्या करना, इसको और रिड्यूस करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे ना, टारगेट बनाएंगे, इस 1 को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, विच इज वेरी मच पॉसिबल। तो R3 पे हम लोग क्या कर देंगे, R3 पे अप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ 7 टाइम्स ऑफ R3 प्लस R2 कर देंगे। देखो ये वाला रिडक्शन हम लोग, ये वाला जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मैट्राइसेस में कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन यही अगर आप डिटर्मिनेंट पे लगा रहे होते तो यहां आपको 1/7 लिखना पड़ता। तो बी कॉशियस, याद है, एक बार फिर से थ्योरी जरूर आप रिवाइज करना, डिटरमिनेंट वाली, यहां पे 1/7 लिखना पड़ता। तो मैं आपको कॉशियस कर रहा हूं, है ना, और आगे से इसका ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। अब ये हो गया, तो अब मैं इसको 1 जब बनाऊंगा तो जो ये चेंजेस आए वो किस में आए हैं, वो थर्ड रो में आए हैं। तो दिस बिकम्स 1 5 6 और ये आ गया 4। फिर ये सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगी, है ना, सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगी, 0 एंड -7, देन -8 -1, ठीक है, और यहां आ जाएगा 0। फिर ये तो 0 बनाया ही था हमने, और ये कैसा आ जाएगा, दिस विल बी 7 टाइम्स ऑफ 7a, तो 7a और 42 50 हो जाएगा, 7a माइनस 50, 7a माइनस 50 सॉरी, एंड दिस इज 7b माइनस 29, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो अगर मैं इसको 0 कर दूं और इसको भी 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स कैसी दिखाई देगी, 1 5 6 4 ऐसा, 0 -7 -8 -1 0 0 0 0 ऐसा दिखाई देगा। तो रैंक ऑफ ए भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि रैंक ऑफ ए भी कितना हो जाएगा, 2 रहेगा, और पूरे का देखोगे तो भी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी 2 ही रहेगा, राइट ना। तो ये कब होगा, जब 7a इज इक्वल 7a माइनस 50 इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 50/7 हो जाए, है ना, और b की वैल्यू, है ना, b की 7b माइनस 29 शुड बी इक्वल टू 0, सो b की वैल्यू कितनी हो जाए, 29 बाई, सॉरी सॉरी एक सेकेंड यहां पे मैंने गड़बड़ लिखा, a की वैल्यू कितनी हो जाए 50/7, और b की वैल्यू कितनी हो जाए 29/7 हो जाए। और वी कैन ऑब्जर्व हियर दैट कि a माइनस बी अगर हम लोग करते हैं, a माइनस बी करते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 29 21, 21/7 आएगा, विच इज इक्वल टू 3। अब इसमें ये बोला ना कि ये जो ए बी ऑर्डर पेयर ए बी मांगा है, ऑर्डर पेयर ए बी इस लाइन में किस पे लाई करता है, मतलब x की वैल्यू ए की वैल्यू x पुट कर दिया, b की वैल्यू y पुट कर दिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करें, एक और, चलो और एक और करते हैं, ठीक है। ये तो हमने किया, दिस वन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला है, सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको मैं एक होमवर्क भी दूंगा जो कि आपको जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है ना। तो यहां अगेन द सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन हैज, ये क्वेश्चन मुझे क्यों बोलना था आपको, इसलिए बोलना था कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला पार्ट दोनों डिस्कस है। तो कई बार ऐसे
आ जाते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आपको वो जब डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो क्रैमर्स रूल से आप सॉल्व करते हो, उसमें डी भी कैलकुलेट करना होगा, डी एक्स भी कैलकुलेट करना होगा, डी डी वाई भी कैलकुलेट करना होगा, डी जेड भी कैलकुलेट करना पड़ता है, सभी कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, हमारे लिए ये रैंक मेथड सबसे अच्छा होता है। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखा करूंगा, और ये पहले ऊपर वन, बहुत अच्छा, ये वन मुझे चाहिए था, वन 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 ट्रिपल वन सिक्स, फिर यहाँ पे टू फाइव ए 36 36, देन वन टू थ्री बी, ऐसे लिखा। और ये एक्सटेंशन वाला पार्ट है, इसीलिए ऑगमेंटेड पार्ट है वो, इसीलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑगमेंटेशन हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, R2 पे अप्लाई कर देना है, थोड़ा ऊपर लिखो, यस, है ना। R2 पे अप्लाई कर देता हूं, R2 माइनस R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ R1। और R3 पे क्या अप्लाई कर दिया, R3 माइनस R1 ओनली, R3 माइनस R1, राइट, R3 माइनस R1, ये अप्लाई किया। और जब ये अप्लाई जैसे ही करोगे, वी विल गेट एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, नॉट एन इक्वल मैट्रिक्स। सो वी विल गेट हियर वन, पहला रो तो अनचेंज रहेगा, वन वन और सिक्स ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, थ्री, फाइव माइनस टू टाइम्स, है ना, ए माइनस टू, है ना, ए माइनस टू। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 माइनस टू टाइम्स ऑफ सिक्स, मतलब 24। और फिर वन, ये तो सिंपली माइनस वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, और थ्री माइनस वन टू, और ये बी माइनस सिक्स, है ना, बी माइनस सिक्स, और ये एक्सटेंडेड वाला पार्ट है। और फिर हमें क्या करना चाहिए, ये वन टू है ना, तो मुझे टारगेट करना चाहिए इस वन को जीरो बनाने का। तो हम लोग क्या करेंगे, R3 पे अप्लाई करेंगे, R3 पे अप्लाई करेंगे, R3 टाइम्स ऑफ R3 माइनस R2, 3 टाइम्स ऑफ R3 माइनस R2। तो आफ्टर डूइंग दिस, है ना, ऐसा कर लेने के बाद वी विल गेट दिस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, वन वन वन, और ये सिक्स है, ठीक है। सेकेंड रो भी अनऑल्टर्ड रहेगी, थ्री, उन्होंने अल्फा यूज किया है, नहीं ए बी यूज किया ना, ए बी, ओके, मैंने सही लिखा, तो ए बी है ना, यहाँ ये थोड़ा अल्फा जैसा दिख रहा, एनीवेज। सो ए माइनस टू, है ना, ए माइनस टू 24, और फिर ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये कैसा बन जाएगा, दिस इज 8 माइनस ए, 8 माइनस ए, एंड दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ 3 बीटा 18, और फिर माइनस 24, तो 42, 3 बीटा माइनस 42। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ये 42 है, ये है 40, एक सेकेंड, 3b माइनस 42, माइनस 42, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब, अगर हम लोग यहां पे ऐसा कर दें, ए की वैल्यू को नॉट इक्वल टू 8 रखें, नॉट इक्वल टू 8 रखें, इट इज नॉट इक्वल टू, तब तो ये जीरो नहीं हो पाएगा, राइट है कि नहीं, ये जीरो नहीं हो पाएगा, और ये जीरो नहीं हो पाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। और मान लो कि ये जीरो हो भी गया, मतलब मैं ऐसे बोल देता हूं, बी बिलोंग्स टू आर बोल देता हूं, बी बिलोंग्स टू आर बोल दिया, है ना। तो ये जीरो अगर हो भी जाता है, मतलब कि 3b-42 अगर जीरो हो भी जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये तो जीरो नहीं हुआ ना, ये जीरो नहीं हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो,
तो सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं, सपोज ए की वैल्यू मैं ले लेता हूं 8 नहीं लिया, ए की वैल्यू मैंने 7 ले लिया, तो 8 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा 1, और ये मान लो 0 हो भी जाता तो ये कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो ऐसी बन जाएगी ना 1 1 1 6, है ना 6, फिर 0 3, है ना, ए की वैल्यू हमने कितना लिया 7 लिया था, 7 माइनस 2 5, है ना, ये 3, ये 5 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5, ये 24, है ना, फिर ये 0 ये 0 और ये 1, और ये मान लो 0 हो भी गया, तो सिर्फ रैंक ऑफ ए को देखो, रैंक ऑफ ए, इसको देखो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच इज इक्वल टू 3 इन दिस केस, है ना, इस केस में 3 है। तब क्या हो जाएगा, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा, है ना, एंड बोथ आर इक्वल टू कैसा हो जाएगा, बोथ आर इक्वल टू 3, है ना। तो a इज इक्वल टू 8 के लिए क्या होने वाला है, और उसमें b की वैल्यू कितनी होने वाली, b आप कुछ भी लो, है ना, b कुछ भी ले लो, है ना, b बिलोंग्स टू r कर दो, है ना, कुछ भी ले लो, तो उस समय यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो a इज इक्वल टू 8 ये तो रॉन्ग हो गया, है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए और क्या लिखा, a इज इक्वल टू 8, ये भी रॉन्ग हो गया, है ना, ये भी रॉन्ग हो गया, तो a और d तो रॉन्ग हो गए। ठीक है, अब आते हैं बाकी केस के लिए, देखते हैं क्या है ना, कि इनफाइनाइटली, अब तो यूनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म हो गया, तो वैसे यूनिक सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए था तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें a की वैल्यू 8 के इक्वल नहीं रखनी चाहिए थी और b बिलोंग्स टू r करना चाहिए था, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब अगर ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब बात करेंगे हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, इसको भी 0 बनाओ, इसको भी 0 बनाओ। तो a की वैल्यू क्या लो आप, a की वैल्यू ले लो 8, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42/3, है ना, 42/3, है ना, 42/3 विच इज इक्वल टू 14, है ना, विच इज इक्वल टू 14। तो फॉर a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 14, व्हाट विल हैपन, it will have infinitely many solution, तो which answer is correct, b is correct in this case। ठीक है ना, तो ये था लास्ट क्वेश्चन जो मुझे बोलना था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, है ना, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, इट इज दिस, है ना। एक क्वेश्चन ये मेरा मन कर रहा है एक और क्वेश्चन दे दूं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर लिखेंगे, जो कि ये भी जेई मेन 2026 में 2026 में 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का था, है ना, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू निकालनी थी, और एक ये भी, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात की है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, है ना। ये मैं डाल देता हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, आपके लिए डाल देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, और पिछला वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और ये नहीं, ये मैं बाद में बोलूंगा आपको करने के लिए, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्ट लिखना, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू एंड जो दूसरे क्वेश्चन में डिमांड किया है थीटा की वैल्यूज, है ना, इन दोनों का आंसर आप लोग लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। और आपको और क्वेश्चन चाहिए होगा इसका, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, वी वांट मोर क्वेश्चन। और इसमें ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे उसमें डिफरेंशिएबिलिटी का भी यूज करके, इसी तरह की क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी का यूज किया था, और प्रोबेबिलिटी का भी, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है, प्रोबेबिलिटी का यूज है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन इज k/6, तो कॉन्सेप्ट को मिक्सअप कर दिया। आप चाहो तो ये भी ट्राई करना, आप बिल्कुल देना मुझे आंसर इसका। अब यहाँ पे डिफरेंशिएबल f defined from r to r is a differentiable function. If this system has infinitely many solutions for all t belonging to r, then f is strictly infinite। देखो क्या क्या मिक्स किया, एक तो यही लीनियर इक्वेशंस का जो वो था कॉन्सेप्ट, उसको यूज किया,
डिफरेंशिएबल है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या, मतलब एओडी को भी यूज कर लिया, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर आप कर सकते हैं तो ये वाला भी क्वेश्चन 2 करिएगा, और आज के लिए इतना ही।